बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और आज हम बात करने लगे हैं जी कॉप 30 की। और कॉप 30 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए और जो बातचीत हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम ये जानते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि हर साल जो है वो यूनाइटेड नेशंस जो है क्लाइमेट को लेके एक समिट जो है वो करता है 10 दिन का। तो जो समिट है इसको कहा गया जी कॉप 30। ये 30वीं जो है वो मीटिंग थी पार्टीज की। तो इसको डिस्कस करेंगे जो ब्राज़ील के अंदर हुई है। तो इसकी डिटेल्स जानते हैं। तो ये बेसिकली ये पहली जो है वो मीटिंग है, आप ये कह सकते हैं 1992 के बाद, जो कि ब्राज़ील के अंदर हुई है। और इसे अमेज़न कॉप का भी जो है वो नाम दिया गया है। ये आपको सामने जो है वो दिखाई दे रहा है अमेज़न का जो जंगल है, ठीक है? तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पता है रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं। तो इस हवाले से इसको नाम दिया गया। सबसे पहले अगर हम ये जानें कि कॉप किसे कहते हैं और कॉप 30 क्यों कहा गया, तो देखिए कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब वो पार्टीज या वो ममालिक जो है, यहाँ पार्टीज का मतलब ममालिक हैं, वो ममालिक जो कि जिन्होंने साइन किया हुआ है कि भाई हम जो है ये यूएनएफसीसीसी जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें हम पार्टीज हैं। हम जो है वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके काम करेंगे, तो उस इसलिए इसको कहा जाता है जी कॉप, ठीक है? ये पार्टीज हैं। तो इसमें ये सुप्रीम बॉडी है बेसिकली डिसीजन मेकिंग की, किसके मुतालिक जी? क्लाइमेट एक्शन के मुतालिक। कि कॉप जो है इसके अंदर जो है वो बातचीत होती है क्लाइमेट को लेके, जो फैसले किए जाते हैं पिछले साल, जैसे कॉप 29 के अंदर जो फैसले किए गए या उससे पहले उनको रिव्यू किया जाता है, उनके अंदर प्रोग्रेस चेक की जाती है और फिर नए गोल्स जो सेट किए जाते हैं। तो ये जो कॉप था ये 30 था, यानी कि 30वीं मीटिंग थी ये। और 30th यूएन का क्लाइमेट चेंज समिट था। अब इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है जी? होस्ट कंट्री कौन था? ब्राजील था। ये ब्राजील के अंदर हुआ। और ब्राजील में कहाँ पे हुआ जी? बेलम के अंदर, ठीक है? बेलम जो है ये पारा स्टेट है, इनकी पारा स्टेट के अंदर है और ये अमेज़न रीजन के अंदर है। तो इसकी जो ऑफिशियल डेट्स थी वो 10 से लेके 21 नवंबर 2025 थी। और 22 नवंबर को जो है इसे कंक्लूड किया गया, 22 नवंबर 2025 को। इसके जो निक नेम है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अमेज़न कॉप के हवाले से आप बताएं या फिर फॉरेस्ट कॉप के हवाले से, तो ये आपसे कॉप 30 का ही पूछ रहा है, जिसके निक नेम जो है वो ये दिए गए हैं। उसका रीजन ये है कि ये अमेज़न फॉरेस्ट यानी ब्राजील के अंदर हुआ, तो उससे एसोसिएट से किया जा रहा है। और इसमें जो कॉप है इसका पर्पस क्या है जी? बेसिकली ब्राजील को ही प्रेसिडेंसी मिली हुई थी, तो उसने जो है वो बायोडाइवर्सिटी और जंगलात या फॉरेस्ट को लेके या फॉरेस्ट जस्टिस को लेके जो है यहाँ पे ज्यादा जो है वो जोर दिया है। अब कॉन्टेक्स्ट और सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फर्स्ट यूएन का क्लाइमेट चेंज समिट है, जो कि अमेज़न रीजन के अंदर हुआ है 1992 के बाद, ठीक है? 1992 में जो यहाँ पे ये क्लाइमेट समिट जो स्टार्ट हुआ था, ये सारे का सारा सिलसिला जो है, तो उस टाइम पे रियो डी जेनेरो के अंदर जो ये हुआ था ब्राजील के अंदर, उसके बाद से अब जो है ये हो रहा है। तो इसकी ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसको सिंबलाइज किया जा रहा है जी फॉरेस्ट के साथ, कि भाई इसका मतलब ये है कि ये ब्राजील के अंदर या रेन फॉरेस्ट के अंदर जो है ये हुआ। सो इसका पर्पस ये है कि भाई फॉरेस्ट को जो है वो बचाया जा सके, जंगलात के बचाव के लिए, इंडिजियस राइट्स के लिए, कि वो लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे जंगलात हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उनके हुकूक का ख्याल किया जाए। ऐसा नहीं है कि उनको निकाल बाहर किया जाए, ठीक है? और बायोडाइवर्सिटी के हवाले से जो है इसको अहमियत दी गई है। अब कॉप 20 जो है उसके अंदर जो बातचीत की गई थी दुबई के अंदर, ठीक है? तो उसमें बातचीत की गई थी जी फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक डिसीजन की, कि भाई हम जो है वो किस तरह से फेज आउट करेंगे। यानी आपने देखा ना कि कहा गया कि भाई हम जो है ये कार्बन जो है जितनी भी इसको हम खत्म करेंगे और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो फेज आउट की वहां पे बातचीत की गई, तो उसी को यहाँ पे आगे जो है डिस्कस किया गया कि किस तरह से फेज आउट करें। और यहाँ पे इन गैप्स को डिस्कस किया गया बेसिकली, कि यार वादे वही तो बहुत हैं, प्लेजेस तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? आपने देखा कि भाई जब लॉस एंड डैमेज फंड्स की बात हुई तो उस पर भी कहा गया कि भाई हम तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, लेकिन किसी मुल्क ने दिए नहीं, इवन पाकिस्तान को नहीं मिले, ठीक है? तो बेसिकली प्लेजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस जो कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में होता है, वो वही यहाँ पे भी है, कि थ्योरी के अंदर जो है बड़ी बड़ी बातें मौजूद हैं क्लाइमेट को रोकने की, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर आप देखें तो क्लाइमेट जो है वो किस तरह से तबाही कर रहा है, ठीक है? और जो प्लेजेस किए गए थे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, खास करके कि भाई हम जो दुनिया का टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, उनको दोबारा यहाँ से रिकंसिडर किया गया, ठीक है? अच्छा, मेजर थीम्स और एजेंडा अगर इसकी बात करते हैं हम कॉप 30 को लेके, तो इसमें सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई, कि भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कि हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इस दुनिया के टेम्परेचर को नहीं जाने देना, वरना जाहिर बात है तबाही है। तो इसलिए उन्होंने दोबारा से बात की पेरिस एग्रीमेंट को लेके। और वही जो कॉप 28 के अंदर बात की गई थी ग्लोबल स्टॉक टेक की, कि भाई हम किस तरह से जो है फेज आउट होंगे,
ठीक है, और अपने आप को कैसे जो है चेक करेंगे कि प्रोग्रेस कैसे जा रही है, इसकी बात की गई। सेकंड पे यहाँ पे फॉरेस्ट और नेचर की बात की गई, क्योंकि ये ब्राजील के अंदर हुआ, सो बेसिकली उसकी अहमियत के हवाले से अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं या कॉन्गो के अंदर जो हैं, ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट आपको पता है, ट्रॉपिकल जो ज़ोन है हमारा अर्थ का जो है, जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पे बारिशें ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, तो बेसिकली इनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये जो है इससे इसको लिंक करने की कोशिश की गई है, बायोडाइवर्सिटी जो है उससे इसको लिंक किया गया, ठीक है जी। और इंडिजियस पीपल्स के राइट्स के हवाले से यहाँ बातचीत की गई। अब देखिए इंडिजियस पीपल्स के राइट्स का इशू क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें आगे बढ़ने से पहले। अब प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज एक गांव है, ठीक है जी, एक गांव के अंदर जो है वहां पे ऑलरेडी आपको पता है वहां पे पहाड़ भी होंगे, वहां पे जंगलात भी होंगे और वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी होगी, लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंसान भी होंगे, ठीक है। पहला हक तो इंसानों का है ना, ये जंगलात हैं या ये बाकी सारी चीजें ये इंसानों के लिए अल्लाह ने बनाई हुई हैं, तो बेसिकली इंसानों के लिए इन्होंने सर्व करना है। तो अगर आप वहां के गांव के लोगों को मना कर दें कि भाई आप अपने मवेशी जो है यहाँ नहीं जो है वो उनको आने दे सकते, या आप जो है वो यहाँ पे घास नहीं काट सकते या दरख्त नहीं काट सकते, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए कि वो जो इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं शहरों के अंदर लोगों ने, उनकी वजह से आप गांव वालों को जो उनका जो पहला राइट है उनको मना कर रहे हैं। तो ये क्राइसिस इस टाइम पे चल रहे हैं, खास करके जो अमेज़न के रीजन्स हैं वहां पे भाई जो ट्राइब्स रहते हैं उनको आप वहां से इसलिए नहीं निकाल सकते कि भाई वहां पे जो है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, उनका नुकसान तो शहरों के लोग कर रहे हैं। तो इनके जो राइट्स हैं इंडिजियस पीपल के, जो वहां के मकामी लोग हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है बातचीत हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई कि भाई अब ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए तो पैसा चाहिए, हर मुल्क को पैसा चाहिए, खास करके जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको पैसा देना है, तभी तो फेज आउट करेंगे, वरना कैसे वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे या ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो उसको स्केल कैसे करेंगे, यानी उसके लिए अडॉप्टेशन का क्या पैरामीटर है, लॉस और डैमेज फंड जो आपको पता है बनाया गया था कि भाई जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो इसमें पैसे देंगे, ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ताकि वो ये जो क्लाइमेट की तबाहकारियां हैं उसका मुकाबला कर सकें और खुद को फेज आउट करवा सकें, कि वो इंडस्ट्री जो कार्बन छोड़ के जाएंगी उनको कुछ तो फैसिलिटेट किया जाएगा ना, ठीक है, तो एक जस्ट ट्रांजिशन हो सके, इंसाफ पर मबनी जो है वो हर मुल्क को उसका शेयर मिले, यहाँ ये बात की गई। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन की खास करके बात की गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा जो COP 28 के अंदर बात की गई थी कि भाई हम जो है वो क्या करेंगे, 2050 तक जो है वो जीरो कार्बन पे चले जाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से आपने देखा कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स काफी ज्यादा जो है वो अहम भी हुई, कि भाई मिडिल ईस्ट के पास तो आपको पता है क्या है, वहां पे तो कार्बन है, वहां पे ऑयल एंड गैस है, तो ऑयल एंड गैस या फॉसिल फ्यूल्स का जब यूज 2050 तक खत्म हो जाएगा, तो वहां पे फिर उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी अपनी इनकम को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट कैसे करेंगे, फेज डाउन कैसे करेंगे, ठीक है, और रीन्यूएबल एनर्जी को स्केल कैसे करेंगे, ठीक है, इसको खत्म कैसे करेंगे और रीन्यूएबल एनर्जी को आगे कैसे लेके जाएंगे, इसके ऊपर बातचीत की गई है। इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, इक्वालिटी और क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर बातचीत की गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो एजेंडा था कि भाई करे कोई तो भरे कोई, ठीक है। अब बेसिकली अब अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान उन 7 टॉप कंट्रीज में शामिल है जो क्लाइमेट की वजह से सबसे ज्यादा तबाहकारियां जिसमें होंगी और हो रही हैं, तो पाकिस्तान का शेयर तो बहुत कम है। ग्लोबल अगर कार्बन एमिशन देखें तो उसमें पाकिस्तान कहीं पे भी टॉप 10 में नहीं खड़ा हुआ, तो ना ही कोई डेवलपिंग कंट्रीज खड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके कि उनको क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं कि भाई आप भी कार्बन से फेज आउट करें, तो वो कैसे करेंगे, तो वहां पे जस्टिस की जरूरत है। स्मॉल आइलैंड्स जो है उनका शेयर कम है, ठीक है, तो वल्नरेबल कम्युनिटीज जो है उनका शेयर कम है, तो उनको कैसे जो है जस्टिफाई किया जाएगा, ये बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो की आउटकम्स हैं अगर उनकी बात करें, तो उसको नाम दिया गया जी बेलम पैकेज का, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेलम पैकेज क्या है, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स तो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि 29 डिसीजंस का नाम जो है बेलम पैकेज है, यानी कि 29 फैसले किए गए हैं इस पूरे जो समिट है, इस समिट के अंदर COP 30 के अंदर, और 29 फैसलों में जो है वो क्या कहा गया कि भाई जो है वो हम कैसे कैसे क्या क्या पैरामीटर अडॉप्ट करके क्लाइमेट के लिए क्या करेंगे, जो हर साल फैसले किए जाते हैं, तो उसको जो 29 डिसीजंस लिए गए उसको बेलम पैकेज का नाम दिया गया, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 29 के 29 पूछेगा। जैसे में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे ग्लोबल जो है मुतायरों की बात की गई। जो ग्लोबल मुतायरो ये वर्ड है, ये ब्राजीलियन वर्ड है बेसिकली, जिसका मतलब है कि मिलजुल के काम करना, ठीक है। तो ग्लोबल मुतायरों का कॉन्सेप्ट क्या है कि कम्युनिटी जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू इस क्लाइमेट को जो है वो उसको इसके चैलेंज से निपटेगी। जाहिर बात है अकेले तो हो नहीं सकता, पूरे मुल्क ममालिक ने जो है, पूरी दुनिया ने मिलकर जो है वो इसके साथ आगे बढ़ना है, लड़ना है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया उनकी जुबान के अंदर मुतायरो, यानी कि कलेक्टिव एफर्ट्स कम्युनिटी की तरफ से।
तो ग्लोबल मुताहिरों की बात की गई है कि जिसमें जो है वो उन्होंने क्या कहा जी कि एक तो मिलके हम लड़ेंगे इसके खिलाफ, दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रिपल करेंगे ग्लोबल फाइनेंस को 2035 तक। ठीक है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो फाइनेंस है, लॉस एंड डैमेज फंड वगैरह इसको मिला के, तो हम ट्रिपल कर देंगे, 3 गुना जो है वो इसको 3x कर देंगे। इसको लिंक किया गया कि सपोर्ट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, ये जो पैसा मिलेगा इससे हम डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे, और एडॉप्टेशन फ्लो को ट्रैक किया जाएगा कि भाई कैसे उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। दूसरा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था इन 29 में, वो था जी बेलम मिशन ऑन मिटिगेशन। ठीक है, कि भाई किस तरह से जो है इसको कंट्रोल किया जाए या इसको थोड़ा सा काबू किया जाए जो क्लाइमेट है उसको। तो बेलम मिशन का उसको नाम दिया गया है कि भाई कलेक्टिव जो इमिशन कट्स हैं, कलेक्टिवली यानी पूरी दुनिया के जो ममालिक जो मौजूद हैं वो उस सबका जायजा लिया जाएगा कि कौन कौन सा मुल्क जो है कितना कार्बन इमिशन को कट कर रहा है यानी कम कर रहा है। ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज को रीन्यूएबल की तरफ लेके जा रहा है या कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और यहाँ पे एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमिन्ड जो है वो कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा कि हर मुल्क कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है 1.5 डिग्री जो है उसको रखने के लिए। जो गोल है ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज को रोकने का वो यही है कि 1.5 डिग्री पे जो है हम किसी तरह से इसको कैप कर दें। ठीक है, तो इसको कैप कैसे किया जाएगा, उसके लिए इंडिविजुअल जो एफर्ट्स हैं हर मुल्क की, वो एफर्ट्स क्या हैं उनको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे बेलम मिशन के अंदर, कि भाई वो सारे का सारा जो है वो मामला जो है उनको देखा जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात की गई जी, थर्ड पे जस्ट ट्रांजिशन एंड इक्वलिटी की बात की गई है कि भाई ये जो ट्रांजिशन होगी एक फेज से दूसरे फेज के अंदर, अब ऐसा नहीं है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं यानी कि ग्लोबल नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर बात है तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और इस टाइम पे जो तरक्की का रास्ता जो देखा जा रहा है वो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। तो अब नॉर्थ के कंट्रीज के पास सारा इख्तियार है, आईएमएफ उनके पास है, सब कुछ है। ठीक है, यूएन उनके कंट्रोल में है। तो अब क्या वो इंसाफ के साथ ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को इनका हक देंगे? ठीक है, फेज आउट से निकलने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इनके लिए इनको पैसा देंगे कि नहीं देंगे, या ऐसा ही है कि भाई इनको कहेंगे बस बंद करो भाई, सब बंद करो अपना, आप यूज नहीं कर सकते। किसी का ऑयल निकल आया, लेट सपोज पाकिस्तान से ऑयल एंड गैस जो है वो निकल आता है, तो वो कहे नहीं भाई अब आप तो कर ही नहीं सकते क्योंकि जो है वो अब हम क्लाइमेट की तरफ जा रहे हैं, आप रीन्यूएबल की बात करें, हम यहाँ पे नई एक्सप्लोरेशन आपको नहीं करने देंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक फिर मैकेनिज्म होना चाहिए, पैसे किस तरह से किस मुल्क को कितने दिए जाएंगे, इसके मैकेनिज्म की बात की गई है कि किस तरह से जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जाए या ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए जो फेयर एनर्जी ट्रांजिशन की जो है बात करें कि कैसे एक फेज से दूसरे फेज में हम जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे और हम उन कम्युनिटीज को सपोर्ट करेंगे जो शिफ्ट करेंगी। लेट सपोज एक वर्कर जो है वो या कुछ वर्कर्स जो हैं वो कोल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 वर्कर्स कोल इंडस्ट्री में पाकिस्तान की काम कर रहे हैं। अब अगर उसे वो छोड़ के जाते हैं किसी और इंडस्ट्री के अंदर तो उन्हें सपोर्ट किया जाएगा ना, यहाँ पे तो उनकी जॉब लगी हुई है। इसी तरह से वो बिजनेस ओनर जो यहाँ पे जिसने माइनिंग की भी इतना पैसा लगाया हुआ है, अब उसने भी पैसा लगाया हुआ है, उसको क्या क्लाइमेट से लेना देना। तो अगर वो छोड़ेगा तो किसी इंसेंटिव के ऊपर छोड़ेगा ना, उसे भी कुछ ना कुछ जो है वो पे करना पड़ेगा। तो दोनों को ही, कम्युनिटीज को भी, बिजनेस ओनर्स को भी, वर्कर्स को भी जो है फैसिलिटेट किया जाएगा कि भाई आप अगर हाई कार्बन से जो है लो कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो कार्बन इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इक्वालिटी, सोशल प्रोटेक्शन की बात की गई यहाँ पे, और पार्टिसिपेशन और अफेक्टेड ग्रुप्स जो है उनको कहा गया कि हम उनको साथ में शामिल करेंगे और देखेंगे कि भाई उनको क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है एडॉप्टेशन इंडिकेटर्स और रेजिलियंस। ठीक है, कि एडॉप्टेशन के इंडिकेटर्स क्या होंगे, कैसे हम जो है वो मेजर करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना। अब आप भी ये सोचते होंगे कि यार हर साल ये पार्टी बैठ जाती है 10 दिनों के लिए, और 10 दिनों में इनको ये कैसे पता चलता है कि पिछले साल हमने जो है वो जो किया वो हो रहा है या नहीं हो रहा। पूरी हर चीज एक तो डॉक्यूमेंट होती है, दूसरा ये है कि क्लाइमेट को मेजर करना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम ग्लोबल इंडिकेटर्स को सेट करेंगे, 50 से 60 इंडिकेटर्स जो हैं उनको हम सेट करेंगे, और जिनका पर्पस होगा मेजर करना प्रोग्रेस को। ठीक है, जिसमें हम मेजर करेंगे कि भाई 1.5 डिग्री पे रखने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए, किस किस मुल्क की तरफ से किए गए, कैसे किए गए, ताकि उसको जो है वो ट्रेस करना आसान हो। और इसमें यूएई के अंदर जो फ्रेमवर्क दिया गया था कॉप 28 के अंदर, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस का, उसके हवाले से कि भाई किस तरह से जो है ये सारे का सारा मैकेनिज्म होगा, तो ये यहाँ पे जो है वो बातचीत की गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कॉप 28 को यानी बेस बनाया गया है कि उसमें जो है वो तय किया गया था कि वाटर है, फूड है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इकोसिस्टम है, या सोशल डायमेंशन है, इनको भी हम सामने रखेंगे। ये जो पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म होगा क्लाइमेट को मैनेज करने का, तो ये मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलेंगे, और ये जो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमंस की, जाहिर बात है इसको सामने रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, जाहिर बात है उसके बिना तो गुजारा नहीं है, तो वो चीजें मैनेज की जाएंगी।
नंबर 5 पे सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, नेचर और इंडिजियस पीपल। ठीक है कि फॉरेस्ट जो है उनको कैसे बचाया जाए, जो बच चुके हैं इस टाइम पे, आपको पता है। ठीक है जी, जो बच चुके हैं तो उसको कैसे जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं दुनिया की कहीं ना कहीं। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट तो आपको पता है वो कहाँ पे है जी, वो ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर मौजूद है, या ट्रॉपिकल रीजन इसे कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन इसे कहते हैं, जो कि 0 से लेके 30 जो है वो नॉर्थ में, और 0 से लेके 30 साउथ में जो है, ये जितना भी रीजन है सारे का सारा ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो इस रीजन की जो है वो बातचीत की गई है कि भाई इस रीजन के अंदर जो है वो कैसे जो है मैनेज किया जाएगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग जो है उसके ऊपर किसके ऊपर जोर दिया गया कि भाई किस तरह से डीफॉरेस्टेशन को रोका जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डीफॉरेस्टेशन को, ये जो बड़े बड़े जंगलात है वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं पूरे जंगल को काट के बनाई जाती है, इसको कैसे रोका जाएगा। फॉरेस्ट गवर्नेंस को कैसे रोका जाएगा, ये जो टिम्बर माफिया पाकिस्तान में आप सुनते हैं कि भाई जो है वो लकड़ी 2 नंबर तरीके से लेके जाते हैं, तो किस तरह की गवर्नेंस हो ताकि यहाँ से जो है इसको रोका जा सके। और इसको लिंक किया जाएगा जी नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के साथ कि कुदरती तरीकों से हम कैसे जो है वो इनको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है बातचीत की गई है। इसके अलावा इंडिजियस पीपल के राइट्स के हवाले से बातचीत की गई है कि बेसिकली इन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। सबसे सॉलिड वे तो ये है, बजाय इसके कि एक जो है वो आप सिस्टम बनाएं जो कि आप मैनेज भी ना कर सकें, कि जो गांव देहातों में जाके जंगलात में जाके बैठ जाए और देखे कि भाई कैसे इसकी प्रोटेक्शन हो। तो उससे आसान तरीका यही है कि इन लोगों को एक कस्टोडियन बना दिया जाए फॉरेस्ट का, कि यार ये आपका जंगल है, आपको इसके बदले में कुछ इंसेंटिव्स भी मिलेंगे और आप इसकी प्रोटेक्शन करो। तो ये बातचीत जो है यहाँ पे की गई है। इसके अलावा लॉस और डैमेज फंड जो है उसके हवाले से यहाँ पे कहा गया, जो COP20 के अंदर जो बातचीत की गई थी, ठीक है, तो उसको कहा गया कि भाई किस तरह से ऑपरेशनलाइज किया जाएगा और वो पैसे जिसको भी देने हैं, जिस भी मैकेनिज्म के तहत देने हैं, वो जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं तो अदर एलिमेंट्स जो इसमें शामिल किए गए हैं, अब देखिए वो तो 5 सबसे मेजर चीजें थी जो कि उन 29 पॉइंट्स के अंदर जो है वो शामिल थी, कि आप अगर उनको डिस्कस करेंगे तो एक सम अप आप उनका देंगे कि यार क्या क्या जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें वहां पे की गई हैं। इसके अलावा इन 29 पॉइंट्स में जो है वो ट्रेड और क्लाइमेट को लिंक किया गया, क्या ट्रेड और क्लाइमेट को क्या जो है वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कि ट्रेड भी करें और क्लाइमेट भी जो है उसके ऊपर असर ना हो। जेंडर रिस्पॉन्सिव जो है क्लाइमेट एक्शन की बातचीत की गई है कि मेल हो फीमेल हो, ठीक है, उसको जो है कैसे इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर बातचीत की गई है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको किस तरह से टेक्नोलॉजी दी जाए, ठीक है, रीन्यूएबल के हवाले से या बाकी टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के एजेंडा को, कि किस तरह से जो है ये एक्चुअली में जो है वो काम करें। आपको पता है सबसे पहले तो यूएस का आप अगर रोल देखेंगे तो ट्रम्प साहब जो है वो नई एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, या वो तो मानते हैं इसको भाई कि हम तो इस चीज को मानते नहीं है, तो किस तरह से मैकेनिज्म बनाया जाए ये बातचीत की गई है। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट जो डिबेट की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट, वो क्या है जी, फॉसल फ्यूल्स का जो फेज आउट है, वो डिबेट यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस रही है। उसमें आपको पता है कि भाई काफी ज्यादा बड़े प्लेयर्स शामिल हैं और सारे बड़े प्लेयर्स ही जो है वो इस के हक में नहीं है कि फॉसल फ्यूल्स को फेस आउट किया जाए। ठीक है, वो नहीं चाहते कि इसको खत्म किया जाए जल्दी जल्दी से, जिसमें सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि यूएस आप देख ले। ठीक है, जैसे ईयू के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है जी, या लेटिन अमेरिका के अंदर हैं, अफ्रीका के अंदर हैं। अब ये पुश कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली इनकी जरूरत नहीं है, ना ही इनका पैदा हो रहा है। सबसे ज्यादा तो मिडिल ईस्ट के अंदर पैदा हो रहा है, या रशिया है, उसके बाद ईरान है। तो ये ममालिक हैं कि जो फेज आउट हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके हालात ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको जो है वो कोई रोड मैप दें कि किस तरह से आप फेज आउट करेंगे ऑयल और गैस को, ताकि इसको खत्म किया जा सके, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को। तो बेसिकली फेज आउट को कोई भी प्रॉपर प्लान जो है वो नहीं दिया गया। बातचीत तो हुई है लेकिन कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं दिया गया। इसको स्केल कैसे करना है रिन्यूएबल एनर्जी को, इसका कोई प्लान नहीं दिया गया। इसकी एफिशिएंसी कैसे होगी, या ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस कहां से आएगा, तो इसके ऊपर कोई प्रॉपर जो मैकेनिज्म कहते हैं ना, कोई मैकेनिज्म जो है वो नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉमिस रहा। तो कंप्रोमाइजेस जो है वो हो रहे हैं बहुत सारे क्लाइमेट को लेके फिलहाल, यानी बातचीत हो रही है लेकिन अभी तक उस मैकेनिज्म के ऊपर नहीं पहुंचे, इसलिए ये मेजर कंट्रोवर्सी के तौर पे भी सामने आया है। ओवरऑल अगर असेसमेंट करते हैं एज ए होल COP30 की कि भाई क्या इसका जो है वो एजेंडा रहा, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हर साल 10 दिन के लिए क्लाइमेट को लेके बैठना, सबसे बड़ी बात तो यही है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर कि भाई वो हर मुल्क को जो है बाउंड कर सके कि आपने काम करना ही करना है। ठीक है, वो कर चुके हैं एक बार लेकिन उसमें को बहुत ज्यादा उन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। इसमें हम कहते हैं जी कोयोटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 का, उसमें उन्होंने जो है वो फेजेस बनाए थे। ठीक है, और पूरा
एक मैकेनिज्म बनाया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी हुई, लेकिन अब इसको रोकने के हवाले से काफ़ी कोई उस तरह से पैरामीटर नहीं सामने आ रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि सेल्फ हेल्प सिस्टम हम इसे मानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि भई आज हर मुल्क जो है वो अपनी मदद आपके तहत ही चीज़ें कर रहे हैं, तो आज जैसे हम वॉर्स की तरफ जा रहे हैं और ये बाकी सारे मामलात हो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे ओवरऑल इन चीज़ों को मैनेज करना, तो बातचीत होना ही बड़ी बात है। तो मल्टीलैटरल क्लाइमेट कोऑपरेशन जो है, उसमें अभी तक फ़िलहाल जो है वो को बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कामयाबी नहीं हुई एज़ ए होल आप अगर देखें इसको। तो जो फ़ोकस के एरियाज़ रखे गए हैं, वो एडॉप्टेशन फाइनेंस के रखे गए हैं, जिसको कहा गया कि हम ट्रिपल करेंगे, ठीक है जी, 3 एक्सिस को लेके जाएँगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो कुछ मैय्यज़ जो है या आप कह लेंगे 50 से 60 इंडिकेटर्स को तय किया गया कि हमें ये आइडिया हो जाए कि काम प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? और जस्ट ट्रांज़िशन की बात की गई है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की जो है बात की गई है, ख़ास करके अमेज़न के एरिया के अंदर, ठीक है? तो इसको फ़ोकस किया गया है एज़ ए होल। तो ये इसका जो है वो पूरा का पूरा कॉप 30 रहा जी, जिसके अंदर जो है वो 29 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो बालम पैकेज जिसको हमने नाम दिया, उसकी बातचीत की गई है। तो हर बार ये इसी तरह से होता है, आप देखते हैं कोई बाउंड तो करता नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ जो है प्रोग्रेस हो रही होती है बेसिकली, ठीक है? तो ये हमारे पास कॉप 30 था।